एवरीवन वेलकम बैक टू SK1 एंड आज हम लोग फिर से क्लास 11th की NCERT मैथमेटिक्स कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर सेस चल रहा है एंड अब हमारी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4 उसके प्रीसीडिंग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे एंड फिर उसके रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स स्टडी करने के बाद सेक्शंस स्टडी करने के बाद हम लोग वो एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे रेलेवेंट सेक्शंस हैं 1.8 वन डायग्राम वेन डायग्राम्स एंड 1.9 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। उसके बाद वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दी एक्सरसाइज। तो पहली चीज़ वेन डायग्राम्स के बारे में। तो वेन डायग्राम एक काइंड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट और उनके ऑपरेशंस का। तो अब देखो व्हाट एग्जैक्टली आर ऑपरेशंस ऑन सेट्स। पहले मैं इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे हमारे नंबर्स होते हैं उन पे हम लोग बेसिकली 4 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। उन्हें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सेट्स पे भी ऑपरेशंस सिमिलर ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है। तो इन ऑपरेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक काफ़ी अच्छी से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वेन डायग्राम्स के हेल्प से। तो पहले हम लोग वेन डायग्राम्स देखते हैं एग्जैक्टली हाउ डू यू यूज़ वेन डायग्राम्स। हाउ यू यूज़ देम इज़ कि पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो कि सिग्निफाई करता है एक यूनिवर्सल सेट को। अब देखो आप कोई भी सेट के साथ डील करने जा रहे हो या फिर कोई इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ऑलराइट, सो दैट इज़ ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात कर रहे हो कभी भी सेट थ्योरी में। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट देखना है, दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, और उसके हिसाब से एक यूनिवर्सल सेट सेलेक्ट करना है। सो चीज़ों को रिग्रेसली मैथमेटिकली रिग्रेसली बनाने के लिए यू हैव टू सेलेक्ट ए यूनिवर्सल सेट, ऑलराइट। अब जब आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है उस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी सेट्स आएंगे ये एक यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज एक वेन डायग्राम फॉर्म करने के लिए बेसिकली टेक अ सर्कल एंड ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है किसी पर्टिकुलर सेट को। टिपिकली सर्कल लिया जाता है, सो यू टेक दिस सर्कल और मान लो ये रिप्रेजेंट करता है सेट ए को। तो इस सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, पहली चीज़ इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगे, जितने भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे, यहाँ पे कोई रैंडम चीज़ मैंने m ले लिया तो ये इस यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता है। अगर यहाँ कोई मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट m प्लेस्ड है ये इस यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता है। इसके अंदर की हर एक चीज़ यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करती है। दैट्स हाउ वी डिसाइड विल द यूनिवर्सल सेट। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने एक सेट A को रिप्रेजेंट किया है बाय दिस सर्कल, तो इस सर्कल के अंदर जितने भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो यहाँ पे कोई चीज़ आपकी x हो गई तो ये x इस सेट A को बिलोंग करती है, ऑलराइट। एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि ये जो सेट A है ये यूनिवर्सल सेट का तो सबसेट है ही। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए जब आप एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हो तो हर एक सेट उस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होता है। फेयर। तो ये जो हमारी x एलिमेंट है ये A को बिलोंग करती है और ये ऑब्वियसली U को भी बिलोंग करती है बाय द वेरी डेफिनेशन ऑफ A बीइंग अ सबसेट ऑफ U। एक चीज़, अगर ये M को यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये A इस सर्कल से बाहर प्लेस्ड है, जैसे ये M हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो ये जो M है ये इस सेट A को बिलोंग नहीं करता है। जितने भी एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर हैं वो A को बिलोंग करते हैं, जितने एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है वो A को बिलोंग नहीं करते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट हियर। एंड वेल दैट इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट अ वेन डायग्राम। दैट इज दिस वेन डायग्राम इन दिस पर्टिकुलर केस। एक और सेट ले सकते हो, मान लो यहाँ से एक छोटा सा सेट B है, तो ये सेट B है, इसका छोटा होने का मतलब क्या है कि इसमें A के कंपैरिजन में कम एलिमेंट्स हैं। दैट्स व्हाट दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स। इसमें A के कंपैरिजन में कम एलिमेंट्स है। यहाँ पे भी जितने भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं ये सेट B के अंदर बिलोंग करते हैं। एक चीज़ देखो, सिंस ये दोनों रीजन्स एंटायरली सेपरेट हैं, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि सेट A को भी बिलोंग करता है और सेट B को भी बिलोंग करता है। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा दैट यू कैन सी हियर। तो अगर कोई रैंडम एलिमेंट y लेते हो तो या तो ये सेट A को बिलोंग करेगा या फिर ये सेट B को बिलोंग करेगा इस पर्टिकुलर केस में। फिर एक सेट C ले सकते हो जो कि
ए के साथ थोड़ा कोइंसाइड करता है और दिस इज़ अ परफेक्टली प्रॉपर वेन डायग्राम। इट डजेंट मैटर अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं। एक सेट सी अगर ए के साथ कुछ ऐसे इस एरिया में कोइंसाइड करता है, इसका ये मतलब है कि कुछ यहाँ के एलिमेंट्स हैं जो ए को भी बिलोंग करते हैं और ये सी को भी बिलोंग करते हैं, और कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ ए को बिलोंग करते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ सी को बिलोंग करते हैं। ये सारे एलिमेंट्स, लेकिन ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों सेट्स को बिलोंग करते हैं, एंड वेर ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों सेट में नहीं बिलोंग करते, दैट इज ए, बोथ ए और सी के बाहर वाले एलिमेंट्स, जैसे ये एलिमेंट जो यहाँ पे बी को बिलोंग करता है। And the last thing that we could say here is the concept of a subset in this case. किसी भी सेट B का मान लो अगर आप एक सबसेट रिप्रेजेंट करना चाहते हो, कोई सेट यहाँ पे D हो गया तो उसे B के अंदर आप ड्रॉ कर सकते हो। क्यों एग्जैक्टली? इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया, कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर होता है। ऑलराइट, अगर यहाँ पे मेरा इस केस में कोई सेट x है, मान लो कोई सेट x है, तो मुझे पता है कि अगर मैं एक दूसरा सेट y सेलेक्ट करता हूँ विच इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट x, तो y के अंदर का हर एलिमेंट x के अंदर के हर एलिमेंट x के अंदर बिलोंग करता है। y से कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाओ, ये x में भी बिलोंग करेगा। इन दिस केस x बेसिकली इतना बड़ा है, तो आपको पता है कि y इसके अंदर होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि हर एक ऑब्जेक्ट जो कि y के रीजन के अंदर है वो x के भी अंदर हो। अगर y यहाँ पे हो तब तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, y कुछ ऐसा हो तब तो ऐसे एलिमेंट्स दिख रहे हैं जो कि x में बिलोंग नहीं करते। सो द ओनली सॉल्यूशन इज कि y x के कंप्लीटली अंदर होना चाहिए। सो दिस इज द सेट y राइट हियर। इसे टिपिकली बाहर लिखते हैं, अगर लेबल करना हो तो उसे बाहर लेबल किया जाता है। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर मेरा सेट ऐसा लिखा हुआ है एंड सेट y ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सेट x को बिलोंग करते हैं। जैसे ये एलिमेंट यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट प्लेस्ड है, यहाँ कोई एलिमेंट प्लेस्ड है तो ये सेट x को बिलोंग करता है लेकिन y को बिलोंग नहीं करता। तो इस केस में ये क्लियरली रिप्रेजेंटेशन है व्हेन सेट y इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x एंड x इज अ सुपर सेट ऑफ y। तो इस केस में ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। इक्वल सेट्स रिप्रेजेंट करना हो तो उस केस में दोनों सर्कल्स कोइंसाइड करते हैं, दोनों सर्कल्स कोइंसाइड करेंगे तब x के अंदर का हर एलिमेंट y के अंदर के हर एलिमेंट के इक्वल होता है। अगर x इज अ सुपर सेट ऑफ y, मीनिंग y इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x, तब उस केस में y x के अंदर y बिलोंग करता है। वेल x के अंदर y बिलोंग करता है व्हेन आई से दैट, सो आई डोंट मीन दैट इन ए स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल सेंस। मतलब y का जो रिप्रेजेंटेशन होगा इन अ वेन डायग्राम ये x के अंदर होगा। सो दैट इज बेसिकली हाउ वी टॉक अबाउट वेन डायग्राम्स, हाउ वी ड्रॉ वेन डायग्राम्स। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशंस भी दो NCERTs में गिवन है, लेट मी जस्ट ड्रॉ देम हियर और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ दीज वेन डायग्राम्स। यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10। दिस अ सेट A, ये यूनिवर्सल सेट हो गया 1, 5, 3, 7, 9। तो देखो इस केस में आपका यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, इस पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे यूनिवर्सल सेट के पार्ट होते हैं। तो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दैट्स द यूनिवर्सल सेट। सेट ए क्या है? सेट ए जितने भी एलिमेंट्स ए के अंदर बिलोंग करते हैं विच आर 2, 4, 6, 8, 10। दैट्स द सेट ए। कोई भी अगर ए के अंदर एलिमेंट दिखता है सो इट बिलोंग्स टू द सेट ए। तो आपने ये सारे लिस्ट कर दी एंड देयर यू हैव द सेट ए, एंड वैसे ही 4 बिलोंग्स टू ए एंड यू नो हाउ इट गोस। ऑन द अदर हैंड 1 डज नॉट बिलोंग टू ए, ऑल्दो ये यूनिवर्सल सेट में ऑब्वियसली बिलोंग करता है लेकिन 1 डज नॉट बिलोंग टू ए क्योंकि ये ए के इस रीजन के बाहर है। सो दैट इज़ बेसिकली हाउ वी ड्रॉ वेन डायग्राम्स। अब हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं और देखते हैं कि कैसे वेरियस ऑपरेशंस को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो आई विल क्विकली रब एवरीथिंग हियर।
नेक्स्ट ऑपरेशंस ऑफ ऑन सेट्स। तो पहले यहाँ पे एक यूनियन ऑफ सेट्स की बात होती है। तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, यू हैव ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, सिमिलरली सेट्स पे भी ऑपरेशंस किए जाते हैं। और जो पहला ऑपरेशन हम लोग करते हैं, अगर कोई सेट ए है और फिर कोई सेट बी है, एंड हम इन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सेट ए इज़ दिस एंड सेट बी इज़ दिस, ऑलराइट। फिर हम लोग एक ऐसा सेट फॉर्म कर सकते हैं जिसे कहा जाता है द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स, ए यूनियन बी, एंड दिस इज नॉट यू, ये यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, दिस इज यूनियन, ए यूनियन बी, और दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपके पास कोई सेट है ए और कोई सेट है बी, तो मैंने ए का हर एक एलिमेंट ले लिया और बी का हर एक एलिमेंट ले लिया और उन्हें एक सेट में कलेक्ट कर दिया। सो यहाँ से दोनों के सेट्स के हर एक एलिमेंट को लेके कलेक्ट करते हो, तो ये जो आपको इवेंचुअली सेट मिलता है, इससे दोनों का यूनियन कहा जाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे और क्यों लिखा गया है, वेल इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड ग्रामेटिकली, तो यहाँ पे सिंस आपको पता है कि अगर दोनों सेट कहीं कोइंसाइड करते हैं, मान लो यहाँ पे हो गया 2 4 6 और B हो गया 3 6 9, ऐसे आपके सेट्स A और B हो गए। तो अगर मैंने A यूनियन B फॉर्म करने की कोशिश किया, तो कॉन्सेप्ट यही है कि इसका हर एक एलिमेंट एंड इसका हर एक एलिमेंट कंबाइन कर दो, 2 3 4 6 9, दैट इज A यूनियन B। तो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। चीज़ों को रिपीट नहीं किया जाता है, तो आप हर एक ऐसा एलिमेंट ले लो जो कि या तो ए को बिलोंग करते हैं, उससे ऑलरेडी लिख दो, या फिर उसके बाद ऐसे एलिमेंट्स लो जो कि या फिर अल्टरनेटिवली बी को बिलोंग करते हैं। यू पुट देम ऑल इन अ सिंगल अंडर सिंगल ब्रेसेस एंड देयर यू हैव ए यूनियन बी। सो दैट इज बेसिकली हाउ यू फॉर्म अ यूनियन, कलेक्ट देम ऑल टुगेदर। अगर इसे वेन डायग्राम पे इसकी एक रिप्रेजेंटेशन देखा जाए, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, एक सेट ए हो गया और फिर सेट बी हो गया, और मान लो ये कोइंसाइड करते हैं इन दिस रीजन, मतलब यहाँ पे जो आपके एलिमेंट्स अगर नंबर्ड होंगे, एलिमेंट्स लिस्टेड होंगे, तो ए और बी दोनों को बिलोंग करते हैं। तो सेट ए में ये सारे एलिमेंट्स हो गए, ये पूरा रीजन सेट ए का है। फिर मैंने क्या किया, ये पूरा रीजन सेट बी का है। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का मतलब हर एक एलिमेंट जो कि सेट ए को बिलोंग करता है और हर एक एलिमेंट जो कि सेट बी को भी बिलोंग करता है। तो मैंने सेट ए के सारे एलिमेंट्स ले लिए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स ले लिए, मतलब इस रीजन में प्लस इस रीजन में जो एलिमेंट्स होंगे ये ए यूनियन बी को बिलोंग करते हैं। तो ये जो आपका शेडेड रीजन हो गया, दिस इज द सेट ए यूनियन बी। जब भी ऑपरेशंस ऑन सेट्स की बात करते हैं, तो ये जो शेडेड रीजन्स होते हैं, ये इन पर्टिकुलर ऑपरेशन के ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। टेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब ये पूरा एरिया, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, ये पूरा एरिया, and then you shade the entire areas representing कि this area plus this area, that is A union B. So that is all you need to know about union. Now we could go and study some of its properties. The point is कि ऐसे A union B को represent किए जाते हैं on a Venn diagram. So इनकी properties देख लेते हैं। पहले तो ये commutative law follow करते हैं, मतलब A union B हो गया B union A के equal। क्यों exactly? वेल यू कैन से कि मैं बेसिकली इट डजेंट मैटर कि मैं किस ऑर्डर में किसी सेट को लिस्ट करता हूँ। दैट इज़ फॉर स्टार्टर्स, हम लोगों ने पहले से पढ़ा है कि इट डजेंट मैटर कि आप एलिमेंट्स को कौन से ऑर्डर में लिस्ट करते हो। तो जब हम लोग दो सेट्स को कंबाइन करके उनके सारे एलिमेंट्स लिख रहे हैं, डजेंट मैटर किस ऑर्डर में लिख रहे हैं। मैं पहले 2 4 6 और 3 6 9 लिख सकता हूँ, या फिर पहले 3 6 9 2 4 लिख सकते हूँ, या फिर इनके बीच में ऐसे जैसे मैंने अल्टरनेटिवली लिखा है लिख सकता हूँ। एंड सिंस दैट ऑर्डर डजेंट मैटर, अगर मैं ए यूनियन बी फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, सो आई कैन फर्स्ट टेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड देन टेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए।
the ordering doesn't matter. एंड दैट इज़ एसेंशियली द रीज़न क्यों इट डजेंट मैटर कि आप ए यूनियन बी कर रहे हो या फिर बी यूनियन ए कर रहे हो, मतलब पहले किस सेट के एलिमेंट्स को कलेक्ट कर रहे हो. सो दैट इज़ दे फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ. फिर ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करते हैं, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया, ये इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के. दैट यू फर्स्ट डू बी यूनियन, इट एसेंशियली मीन्स कि पहले अगर ए और बी का यूनियन ले लो और फिर उससे सी का यूनियन लो, दैट इज़ एसेंशियली द सेम एज पहले बी और सी का यूनियन ले लो और फिर ए का उससे यूनियन लो. अगेन क्यों इट डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे दी ओनली थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ हम लोग सारे एलिमेंट्स को एक सेट में लिस्ट कर रहे हैं. तो डजेंट मैटर कि पहले इन दोनों को एक बार कंबाइन करें और फिर इससे जाके कंबाइन करें, या फिर पहले इन दोनों को पहले कंबाइन कर लें और फिर इससे कंबाइन करें. द एंड रिजल्ट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी कि सारे एलिमेंट्स को कंबाइन किया जा रहा है. ऑल्सो अगर 3 सेट्स का यूनियन हो रहा है तो उसे वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे मान लो एक तीसरा सेट भी है, तो मैंने यहाँ पे तीसरा सेट ले लिया और इससे भी शेड कर दो, ये सेट सी हो गया, ये बन गया ए यूनियन बी यूनियन सी. टिपिकली इसके अंदर लिखा जाता है, बट यू कैन एज वेल, आई एम रफली पुटिंग देम आउटसाइड. तो इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ. फिर ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी फॉलो करता है, विच बेसिकली सेज कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए. क्यों? सिंपल सा रीज़न है, ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं यू लिस्ट देम ऑल, फिर फाई के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो इन दोनों का यूनियन फॉर्म करोगे तो इवेंचुअली बचा क्या, सिर्फ वही एलिमेंट्स जो कि ए में लिस्टेड थे. सो दैट यू हैव ए. और फिर ए यूनियन ए विच इज़ इक्वल टू ए, आइड इम्पोर्टेंट लॉ, डजंट मैटर रियली व्हाट यू कॉल देम. ए यूनियन ए के ही इक्वल होता है, क्योंकि हम लोगों ने ए के सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर दिए, फिर अगेन ए के सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर दिए जो कि रिपीटेड होते, रिपीटेड नहीं लिखा जाता है. दैट यू हैव ए अगेन. And then you have U union A is equal to A, which is law of U. अगर यूनिवर्सल सेट को लेते हो और उसका यूनियन करते हो किसी भी सेट के साथ, तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा. क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कि उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे रेलेवेंट हैं. तो अगर उसका किसी भी दूसरे सेट के साथ, जो कि ऑब्वियसली वहाँ पे यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होगा, अगर यूनियन लेते हो तो व्हाट डू यू इवेंचुअली गेट, सारे एलिमेंट्स, क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट से आए सारे एलिमेंट्स, एंड देन यू हैव यूनिवर्सल सेट अगेन. उसके बाद एक और लॉ ऐसा कंसिडर कर सकते हो, ए यूनियन बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए. follows from the definition of subset. and in fact यहाँ से ये इसका जनरल केस है. what does it mean? अगर मान लो कोई B A का सबसेट है तो B बेसिकली A के अंदर बिलोंग करता है, then in that case when you take the union of these two sets, तो आप सारे A के एलिमेंट्स लिखोगे और फिर जब B के एलिमेंट्स लिखने जाओगे you will say क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A के अंदर बिलोंग करते हैं, तो जब आप B के एलिमेंट्स लिखने का यू विल सी कि हर एक एलिमेंट तो A में था और उससे आपने ऑलरेडी लिखा है. सो व्हाट डू यू इवेंचुअली गेट, मतलब A यूनियन B तो ऑलरेडी हो चुका है, इट्स लाइक दैट्स A ओनली, क्योंकि A रिप्रेजेंट्स दीज ऑल एलिमेंट्स और इसके अंदर एक सेलेक्ट फ्यू B है, तो जब आपने यूनियन किया सो इट इज़ A ऑल ओवर अगेन. एंड दैट्स द सेम केस हियर, A इज़ अ सबसेट ऑफ U, तो U यूनियन A करोगे तो U ही आएगा. सो दैट इज़ अबाउट यूनियन ऑफ सेट्स. उसके बाद कॉन्सेप्ट आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का. और इंटरसेक्शन इज क्विट द ऑपोजिट ऑफ यूनियन. और यहाँ पे देखा जाता है नॉट कि इस सेट के सारे एलिमेंट वर्स प्लस इस सेट के सारे एलिमेंट, यहाँ पे क्या देखा जाता है, वो एलिमेंट्स जो कि इस सेट में भी हैं और इस सेट में भी हैं. एंड दैट इज़ लाइक दिस कि मान लो मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट हो गया, सेट ए
सेट बी, तो ये जो एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट ए और बी में बिलोंग करते हैं, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स ए में बिलोंग करता है और बी में भी बिलोंग करता है। प्रीवियस केस में हम लोगों ने देखा था सेट जो कि या तो ए में बिलोंग करते हैं या फिर बी में बिलोंग करते हैं, दोनों में बिलोंग करते हैं। वेल, नो वरीज। तो यूनियन वेंट लाइक दिस, यूनियन वेंट कि या तो ए में बिलोंग करता है वो लिखो या फिर बी में बिलोंग करता है वो भी लिख दो। लेकिन इंटरसेक्शन गोज एज जो कि ए में बिलोंग करता है और बी में भी बिलोंग करता है, सो दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। ऑलराइट, वेन डायग्राम में इसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2 3 4, फिर बी हो गया 2 4 6 8। तो इस केस में ए इंटरसेक्शन बी करो तो जो एलिमेंट्स ए में बिलोंग करते हैं और बी में भी बिलोंग करते हैं, सो ये हो गया 2 4। दैट इज द इंटरसेक्शन इन दिस केस। इसी चीज़ को वेन डायग्राम में अगर मैं लिखूं इसी पर्टिकुलर केस को, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी, ये हो गया 1 2 3 4 2 4 6 8। तो ये जो एलिमेंट्स हैं 2 और 4, ये इनके इंटरसेक्शन कोइंसाइडिंग एरिया में होंगे क्योंकि ये दोनों सेट्स को बिलोंग करते हैं। 1 और 3 इसके बाहर होंगे, ए के अंदर अलोन, 6 और 8 बी के अंदर अलोन, एंड यहाँ पे बाहर बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे। मान लो हमारा जो यूनिवर्सल सेट है, इस केस में यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो यहाँ पे बाकी सारे रियल नंबर्स होंगे। सो दैट्स द केस है, ऐसे इसे वेन डायग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑलराइट, फिर अब हम लोग देख लेते हैं, पहले एक और कॉन्सेप्ट होता है डिसजॉइंट सेट्स का। अगर कोई दो ऐसे सेट्स हैं जिनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, जिनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, तो उनका इंटरसेक्शन बेसिकली क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट क्यों होगा, क्योंकि इनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। अगर मैंने सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ऑफ देम लिख दिया तो उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सेट विद 0 एलिमेंट्स इज द एम्प्टी सेट। सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स 5। तो इन दोनों सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स कहा जाता है। डिसजॉइंट सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम्स में, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया, सेट ए है, ये सेट बी है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कोई ऐसा एरिया नहीं होगा जो कि सर्कल ए में भी आता है, सर्कल बी में भी आता है। सो दैट यू हैव ए एंड ए इज सेपरेट, एंटायरली सेपरेट फ्रॉम बी। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग ये प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कुछ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन की। पहली प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, विच इज़ अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों इक्वल होता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि वो हर एक एलिमेंट जो कि इस सेट में आता है और इस सेट में आता है, एंड दैट इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम टेकिंग फर्स्ट कि हर एक एलिमेंट जो कि इस सेट में आता है वर्सेस इस सेट में, प्लस इस सेट में भी आता है। सो दैट यू आर नॉट रियली डिस्टिंक्ट, डजंट मैटर किस ऑर्डर में काउंट कर रहे हो। सो दैट यू हैव कम्यूटेटिव लॉ। वैसे एसोसिएटिव लॉ भी है। सो द एसोसिएटिव लॉ गोज एज, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लो और फिर उससे सी का इंटरसेक्शन लो इज नो डिफरेंट दैन कि पहले बी और ए का इंटरसेक्शन लो और फिर ए का उससे इंटरसेक्शन लो। दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगेन क्यों फॉलो करती है, क्योंकि हम लोग क्या बेसिकली काउंट कर रहे हैं, हर वो एक एलिमेंट जो कि इन तीनों सेट में पाया जाएगा। यहाँ पे व्हेन वी आर बेसिकली राइटिंग दीज ब्रैकेट्स, हमारा मतलब है कि पहले ये ऑपरेशन हो रहा है और फिर इसके साथ ये ऑपरेशन हो रहा है। जहाँ पे पहले इनका ये ऑपरेशन हो रहा है, इनका इंटरसेक्शन हो रहा है और फिर इसके साथ ये इंटरसेक्शन हो रहा है। व्हाट दिस ऑल मीन्स इज कि तीनों सेट्स को एट द एंड ऑफ दैट इंटरसेक्ट किया जा रहा है। जब आप तीन सेट्स को इंटरसेक्ट कराओगे, इट बेसिकली मीन्स हर एक वो एलिमेंट जो कि तीनों सेट्स में कॉमन पाया जाता है, एंड इट डजंट मैटर किस ऑर्डर में आप ये काउंट कर रहे हो, विच इज़ वाई यू हैव द एसोसिएटिव लॉ।
फाई इंटरसेक्शन ए हमेशा फाई के इक्वल होता है, क्योंकि दी ओनली सेट जो कि आप फॉर्म कर सकते हो जब आप एक एम्प्टी सेट को तो लेट्स से नॉन एम्प्टी सेट ए से इंटरसेक्ट कराते हो, तो इनके बीच क्या कॉमन है? इनके बीच यही कॉमन है, एक एम्प्टी सेट फाई विच इज़ बेसिकली नथिंग, क्योंकि दिस सेट कंटेन्स नथिंग, दिस सेट कंटेन्स समथिंग, तो ऑब्वियसली इनके बीच कुछ कॉमन नहीं है। अ सेट विथ नो एलिमेंट इन इट इज़ फाई। और उसके बाद अगर आप एक यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए कराते हो, सो दैट इज़ ए अगेन। ए क्यों होगा? कि आपके पास यूनिवर्सल सेट है इतना बड़ा, और फिर उसमें क्या होता है, उसमें आपने इंटरसेक्ट कराया ए से। हियर यू हैव यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे एक सेट ए है, तो यूनिवर्सल सेट और ए में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? वही एलिमेंट्स कॉमन है जो कि टोटल ए के अंदर आते हैं। ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो यूनिवर्सल सेट में भी बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बाहर अगर आप देखो कोई ऐसा एलिमेंट है, जैसे यहाँ का मैंने एक एलिमेंट ले लिया, तो ये ए में बिलोंग नहीं करता है। सो द ओनली एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू बोथ द यूनिवर्सल सेट एंड द सेट ए आर द एलिमेंट्स इन द सेट ए। तो पूरा सेट ए हमारा इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। सो दैट यू हैव लॉज ऑफ फाई एंड यो। फिर आइडेम्पोर्टेंट लॉ होता है विच इज़ ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स ए। वाई इज दिस ट्रू? The elements that are common to both A and A, well, you list them again and you're getting set A back again. So these I think properties are self-evident. और फिर आता है एक distributive law. So this is not so self-evident, I would say. This distributive law goes like, A intersection B union C equals A intersection B union A intersection C। अगर दो सेट्स का पहले यूनियन किया जा रहा है और फिर उसे बेसिकली आप किसी सेट ए के साथ इंटरसेक्ट कराओगे, रिमेंबर दिस द सेम एज इंटरसेक्शन, this is the same as this intersection A, that is commutative law। तो पहले किन्हीं दो सेट्स का यूनियन कराते हो और फिर उससे A को इंटरसेक्ट कराते हो, दिस इज द सेम एज पहले उनमें से एक के साथ A इंटरसेक्ट करा दो, फिर दूसरे के साथ A को इंटरसेक्ट करा दो और फिर दोनों सेट्स का यूनियन ले लो। Why exactly is this true? This is true because अगर एक यूनिवर्सल सेट U लेते हो और फिर आपके पास यहाँ पे एक सेट है B, यहाँ पे एक सेट है C और फिर यहाँ पे एक सेट है A। ऑलराइट, सो मान लो ये मैंने A कह दिया, ये मैंने B कह दिया, ये मैंने C कह दिया, तो B यूनियन C एग्जैक्टली है क्या? B यूनियन सेज कि मैंने ये सेट B लिया है और ये सेट C लिया है, तो ये पूरा रीजन हाईलाइट करो, ये पूरा रीजन हाईलाइट करो, ये B यूनियन C हो गया। फिर मैंने देखा कि इसको मुझे इंटरसेक्ट कराना है A से, सो जब मैंने B और C के सारे एलिमेंट्स कंबाइन कर दिए और फिर देखा इन कंबाइंड एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट A में भी आते हैं, तो मुझे पता चला ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये A के अंदर भी फॉल करते हैं। सो दिस राइट हियर इज A इंटरसेक्शन B यूनियन C। लेकिन ये चीज़ मैं ऐसे भी फॉर्म कर सकता हूँ कि मैंने देखा कि पहले मैंने देख लिया कि A और B के बीच इंडिविजुअली कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, और फिर मैंने देखा A और C के बीच कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, और फिर मैंने उन दोनों को कंबाइन कर दिया। सो दे आर एंटायरली इक्विवेलेंट, राइट, एंड दिस इज़ वाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स ट्रू। फिर हमें एक और ऑपरेशन ऑफ सेट्स देखना है, difference of sets, or difference of sets is only like A minus B is defined to be the set of all x such that x belongs to A but x does not belong to B। A और B को ले लो और हर एक एलिमेंट जो कि A के अंदर है बट B के अंदर नहीं है, दैट इज A माइनस B। तो अगर मेरे पास A हो गया 1 2 3 4,
बी हो गया 2 4 6 8 10 12। डजंट मैटर सेट बी सेट ए से बड़ा है, डजंट मैटर, ए माइनस बी हो जाएगा सिंपली। सेट बी के अंदर जो बाकी एलिमेंट्स बचे डजंट मैटर, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है जो कि बी के अंदर नहीं है। ए के अंदर 1 है, 1 ले लो। ए के अंदर 2 है, बी के अंदर भी 2 है, तो इसे हटा दो। ए के अंदर 3 है, 3 ले लो। फिर ए के अंदर 4 है, बी के अंदर 4 है, इससे भी हटा दो। फिर ए के सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए, दैट इज ए माइनस बी। अगर बी माइनस ए करते तो हम लोग कुछ ऐसा करते, बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर नहीं है उन्हें काउंट करने। बी के अंदर 2 है, ए के अंदर 2 है, हटाओ। बी के अंदर 4 है, ए के अंदर 4 है, लीव दैट। बी के अंदर 6 है, ए के अंदर नहीं है, 8 है, ए के अंदर नहीं है, 10 और 12 भी ए के अंदर नहीं है, तो ये बी माइनस ए हो गया। ऑलराइट, तो ए माइनस बी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कि ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है। बी माइनस ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कि ए बी के अंदर है बट ए के अंदर नहीं है। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एक लास्ट रिमार्क कि जो हमारा ए यूनियन बी है, नॉट ए यूनियन बी, इट इज ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये तीनों सेट्स म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं। ये तीनों सेट्स एक दूसरे से डिसजॉइंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, हर एक वो एलिमेंट जो कि ए के अंदर भी आता है बी के अंदर भी आता है, लेकिन तब तो इसकी डेफिनेशन एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ वो एलिमेंट्स कंसिडर करें जो कि ए के अंदर आते बी के अंदर नहीं आते। तो जब हम लोग सिर्फ वही एलिमेंट्स उठाएंगे जो कि ए के अंदर आते हैं बट बी के अंदर नहीं आते, सो क्लियरली दिस इज नॉट गोइंग टू शेयर एनी एलिमेंट विद दिस सेट जिसमें दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देख रहे हैं, और क्लियरली दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू शेयर एनी कॉमन एलिमेंट विद जब सिर्फ बी के एलिमेंट्स देख रहे हैं और ए के एलिमेंट्स नहीं देख रहे। सो दीज थ्री सेट्स आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे सेक्शंस कवर कर लिए। अब फाइनली इनकी एक्सरसाइज पे आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब ऑल दिस एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। फिर आती है हमारी एक्सरसाइज 1.4 and the first problem goes like find the union of each of the following pairs of sets। पहला हो गया आपका x3 1 3 5 और y हो गया 1 2 3। तो x यूनियन y क्या हुआ 1 2 3 5, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, and there you have it, this is the union of these two sets। वैसे A हो गया A E I O U, B हो गया A B C। तो A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स दोनों साथ में लिख दो, A B C E I O U, the union of two sets। फिर you have third which is A equals, अब ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है, सेट ऑफ ऑल x such that x is a natural number, मतलब x belongs to the set of natural numbers and multiple of 3। सेट B हो गया the set of all x is a natural number, the set of all x such that x is a natural number and less than 6। तो इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है एंड इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 की बात की जा रही है। सो you'll have 3 6 9 12 एंड सो ऑन। यहाँ पे
3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन प्रोसीड करते। इस केस में ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस दैन 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, और फिर यहाँ से 6, 9, 12 कंटिन्यूड। सो ऐसे तो इसे रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है। आई डोंट नो इफ एनसीईआरटी राइट्स इट इन सेट बिल्डर फॉर्म, विल चेक द आंसर फॉर दिस वन कि एनसीईआरटी में इसे भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है और रोस्टर फॉर्म वर्क्स 1.4 का फर्स्ट का थर्ड। सो इसे रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखा गया है। सो ऑल यू हैव टू डू इज ट्रांसलेट इट द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a natural number, such that set of all x such that x is a natural number, या फिर हम लोग ऐसे ही कर देते हैं x equals 1, 2, 3, 4, 5 और x is greater than 5 and 6 हो गया। तो यहाँ से 1 से 6 हम लोगों ने ऐसे लिख दिया है, और फिर वी हैव रिटन और x इज ग्रेटर देन 6। सो उस केस में ए यूनियन बी हो गया इन द सेट बिल्डर फॉर्म। फिर वैसे ही है फोर्थ, लेट मी जस्ट रब ऑल ऑफ इट। फोर्थ हो गया A is the set of all x such that x is a natural number and 1 is lesser than x lesser than or equal to 6, and B is the set of all x such that x is a natural number and 6 lesser than x lesser than 10। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली 1 से ग्रेटर सारे नेचुरल नंबर्स को कलेक्ट कर रहे हैं 6 तक, एन ओपन इंटरवल हियर, ऑलराइट, क्लोज्ड इंटरवल हियर, और उसके बाद 6 से सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं 10 तक, एंड अगेन एन ओपन इंटरवल दैट। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेसर दैन x लेसर दैन 10। फिर हमारा फिफ्थ प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे A इज़ 1, 2, 3, B इज़ 5। कभी भी किसी सेट का यूनियन विथ अनदर एम्प्टी सेट इज ऑलवेज द फर्स्ट सेट इटसेल्फ। फिर सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। दिस इज कि लेट A be AB and B equals ABC. Is A a subset of B? क्या A B का सबसेट है? A दोनों में आता है, B दोनों में आता है, that's where A ends. Yes. What is the union A union B? रिमेंबर एक सेट दूसरे का सबसेट होगा, सो जो दोनों का यूनियन होगा इट इज़ दैट बड़ा वाला सेट, दैट इज ABC, विच इज़ नथिंग बट सेट B हियर। अब थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। इफ A and B are two sets such that A is a subset of B, then what is A union B? जो रिमार्क मैंने अभी दिया है उस केस में A यूनियन B के इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि सेट A के सारे एलिमेंट्स मैंने एक्सप्लेन भी किया है, सेट A के सारे एलिमेंट्स सेट B में आते हैं। तो जब सेट A के सारे एलिमेंट्स और सेट B के सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करोगे साथ में, तो ये सारे एलिमेंट्स तो इसके अंदर आते ही हैं। तो एक्स्ट्रा और इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो कि इसमें हैं बट इसमें नहीं है, तो उसे भी लिख दो। सो जो इसमें है और इसमें भी है प्लस जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये सारे टोटल एलिमेंट्स क्या बने? जो सेट B है वही बना। सो दैट यू हैव इट। फिर हमारा फोर्थ प्रॉब्लम आता है। लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस।
A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 3 4 5 6, C is equal to 5 6 7 8 and D is equal to 7 8 9 10। तो इस केस में अगर इन सब के यूनियंस की बात किया जा रहा है तो पहला A यूनियन B है, दिस एंड दिस 1 2 3 4 5 6, फिर A यूनियन C है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आपका हो गया B यूनियन C 3 4 5 6 7 8, फिर B यूनियन D 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर हो गया A यूनियन B यूनियन C। अब तीनों को कलेक्ट करो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 3 4 रिपीट नहीं करेंगे, 5 6 अब फिर रिपीट नहीं करेंगे, 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब A यूनियन B यूनियन D है, बिना कोई एलिमेंट रिपीट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर हो गया लास्टली B यूनियन C यूनियन D। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। दोज आर द आंसर्स। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। तो जो पहला क्वेश्चन था तो उसमें हर एक जो सेट था उनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहला हमारा था x इक्वल्स 1 3 5, y इक्वल्स 1 2 3। रिमेंबर इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन होंगे। तो यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 इनका इंटरसेक्शन हो गया। सिमिलरली जो सेकंड है A E I O U, और फिर B हो गया A B C। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो गया, जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है मतलब A। फिर हो गया A is the set of all x such that x is a natural number and multiple of 3. और फिर you have B is the set of all x such that x is a natural number less than 6 तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ये मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए और लेस देन 6 भी होना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं, देयर इज लाइक ओनली वन नंबर जो कि 3 का मल्टीपल भी हो और 6 से कम भी हो, एंड दैट इज 3 इटसेल्फ। तो यू कैन जस्ट राइट x इक्वल्स 3। इनफैक्ट इसे रोस्टर फॉर्म में ही सीधे लिख दो। सेट बिल्डर फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे, सो सेट x इज लेस दैन 6 एंड अ मल्टीपल एंड x इक्वल्स 3n वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। से यही सिग्निफाई हो जाएगा कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सो दैट यू हैव इट इन सेट बिल्डर फॉर्म। फिर हमारा ये हो गया। फिर फोर्थ प्रॉब्लम ऐसे ये set of all natural number and 1 is less than x lesser than equal to 6, b is the set of b is equal to the set of all x such that x is a natural number and 6 is lesser than x lesser than 10। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स अगर देखते हो तो वही लिखना है, x set of all x such that x is a natural number and x is both x is। तो इस केस में बेसिकली क्या हो जाएगा, इस केस में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। द रिजल्टिंग इंटरसेक्शन इज अ नल सेट, क्योंकि x कांट बी साइमल्टेनियसली बिटवीन 1 and 6 एंड देन ऑल्सो लेसर देन 10 एंड ग्रेटर देन 6। तो इस केस में यू जस्ट गोइंग टू राइट दैट 1 इज लेसर देन x एंड लेसर देन और इक्वल टू 6 एंड ऑल्सो 6 इज लेसर देन x और लेसर देन 10। अब इसी चीज़ को रोस्टर फॉर्म में लिखो तो पता चलता है इट इज़ नल। वैसे लास्ट में A और B का इंटरसेक्शन है वेयर A इज़ 1 2 3 और B इज़ बेसिकली 5। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट विद एन एम्प्टी सेट इज़ व्हाट, द एम्प्टी सेट, क्योंकि दैट इज़ द ओनली, देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट इन दोज।
इसके बाद फिफ्थ हमारा प्रॉब्लम आता है नॉट फिफ्थ, दैट इज सिक्स्थ। तो इसमें ए बी और सी डी अगेन गिवन है, तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी इंटरसेक्शंस फाइंड किए, फिर बी इंटरसेक्शन सी वैसे ही करना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। जैसा मैंने बताया ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो पहले आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट्स देखने, या तो आप एक एक करके करो कि सारे एलिमेंट्स ए में है जो कि सी में भी हैं, और उसके बाद फिर इसका सेट बनाओ, फिर देखो इसमें से सारे एलिमेंट्स जो कि इसमें हैं और इसमें भी है, कैन डू दैट। या फिर पहले ही पिक करो कि ए इतना, ए ये है, बी ये है और सी ये है, डी ये है। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी की बात की जा रही है, तो पहले हर एक एलिमेंट मार्क करो जो कि इसमें है, फिर इसमें भी है, फिर इसमें भी है, उसका सेट बनाओ, दैट यू हैव इट। फिर वैसे ए इंटरसेक्शन सी करना है, बी इंटरसेक्शन डी, और फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो इन दिस केस व्हाट डू यू डू, पहले बी और सी का यूनियन करो, हर एक एलिमेंट लिखो जो कि बी में है, हर एक एलिमेंट लिखो जो कि सी में, और फिर देखो कि ये जो बी यूनियन आ रहा है कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स है जो कि इस यूनियन में भी प्रेजेंट है और सेट ए में भी प्रेजेंट है, दैट इज़ योर आंसर। फिर ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी वैसे ही करना है, फिर ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए और बी का इंटरसेक्शन लो, बी और सी का यूनियन लो और इनका इंटरसेक्शन देखो, और वैसे ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंडिविजुअली यूनियन लो और फिर इनका इंटरसेक्शन देखो। देन द सेवंथ, ए इज द सेट, ए इक्वल्स एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, B equals set of all x such that x is an even natural number, C equals the set of all x such that x is an odd natural number, D is the set of all x such that x is a prime number. Find पहला A intersection B. A intersection B, A is set of all natural numbers, B में set of all even natural numbers। तो set of all natural numbers और set of all even natural numbers में कौन से elements common होंगे, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स दिस बिग होल पार्ट और इवन नेचुरल नंबर का सेट उसके अंदर का एक स्मॉल पार्ट है। रिमेंबर कि ऑलवेज व्हेन वन सेट इज द सबसेट ऑफ अनदर, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, उनका इंटरसेक्शन दैट छोटा वाला सेट होगा, क्योंकि दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू दोज। तो इस केस में सबसेट क्या, इस केस में इंटरसेक्शन क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब बी इटसेल्फ। सेकेंड करना है ए इंटरसेक्शन सी, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है उसे इंटरसेक्ट कराओ सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स से, व्हाट डू यू गेट, सारे एलिमेंट्स क्या कॉमन है, जितने ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे दोनों में प्रेजेंट होंगे, और कोई ऐसा, और कोई इससे बाहर कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा जो कि दोनों में प्रेजेंट होगा, क्योंकि इससे बाहर तो इवन वाले होंगे जो कि सी में है नहीं, तो दैट इज़ सी ही यहाँ पे आंसर होगा। थर्ड इज़ A intersection D, D is the set of all prime numbers, तो अगेन क्या होगा, set of prime numbers, that's the answer। फिर B intersection C, तो इवन नेचुरल नंबर के सेट में और ऑड नेचुरल नंबर के सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, बाय द वेरी डेफिनेशन इवन एंड ऑड आर म्यूचुअली कंप्लीटली ऑपोजिट कह सकते हो, एज एन अगर कोई नंबर इवन है तो वो ऑड नहीं हो सकता, ऑड है तो इवन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्लियरली ज़ीरो एलिमेंट्स कॉमन है, सो B intersection D is what, B intersection C is what, इट इज़ द नल सेट। फिर B इंटरसेक्शन D देखो, तो दिस विल बेसिकली बी सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स है, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स है, हमें क्लियरली पता है सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है और वाइस वर्सा, यू कैन से एक ही इवन प्राइम नंबर है, दैट इज़ 2। रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, सो इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नेचुरल नंबर, यू कैन राइट इट लाइक दैट। लास्टली C इंटरसेक्शन D, तो अगेन यहाँ पे टोटल हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल प्राइम नंबर या फिर ऑड प्राइम नेचुरल नंबर। फिर एट्थ आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, वन टू थ्री फोर एंड set of all x such that
x is a natural number and 4 is less than or equal to x less than or equal to 6. Which of the following pairs of sets are disjoint? यहाँ पे x is some set of x belongs to a set of natural numbers. तो अगर इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दो, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि x लाइज बिटवीन दीज टू, इनके इक्वल भी है। तो यहाँ पे 4 क्लियरली दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो इनका इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है, क्योंकि डिसजॉइंट का मतलब क्या है, मतलब कोई एलिमेंट्स उनमें कॉमन नहीं होंगे, मतलब उनका इंटरसेक्शन 5 होगा, एम्प्टी सेट होगा। इन दिस केस इंटरसेक्शन कंटेन्स 4, मतलब दे आर नॉट डिसजॉइंट। वैसे ही हो गया यहाँ पे A E I O U और यहाँ पे हो गया C D E F। अगेन E दोनों में कॉमन है, मतलब इनका मतलब ये दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं है। फिर हो गया थर्ड, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। द सेट ऑफ, फिर आता है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर। कोई ऐसा इंटीजर नहीं हो सकता जो कि इवन भी हो ऑड भी हो, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि इन दोनों में कॉमन हो। तो ये हैं, तो ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं। मूविंग ऑन, फिर नाइन्थ है हमारे पास, तो A कुछ गिवन है 3 6 9 12 15 18 21। फिर B कुछ गिवन है 4 8 12 16 20। फिर C ऐसे ही गिवन है 2 4 6 8 10 12 14 16 डेज 5 10 15 20। A माइनस बी करने, A माइनस सी करने, A माइनस डी, सारे सेट्स एक दूसरे से सब्ट्रैक्टेड हैं, तो टोटल 4 सेट्स हैं। तो यहाँ पे द बेसिक आइडियाज़ कि मैं यहाँ पे A माइनस बी करके सिर्फ दिखा देता हूँ। ऑल दीज एलिमेंट्स जो कि इसमें हैं बट इसमें नहीं है, तो वो कौन से एलिमेंट्स होंगे? टोटल एलिमेंट्स में यहाँ से पढ़ूँगा। 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो 3 लिख दो। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 लिख दो। 9 इसमें है, इसमें नहीं है। 12 दोनों में कॉमन है, 12 हटा दो। 15 A में है बट B में नहीं है। 18 A में है बट B में नहीं है। 21 A में है, B में नहीं है। और उसके बाद डजन मैटर इनके बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे हैं। A माइनस बी का मतलब हर एक एलिमेंट जो कि A में है बट B में नहीं है। सो यहाँ पे दो है, जो इनका इंटरसेक्शन था वो इंटरसेक्शन हटा दो, दैट इज़ बेसिकली व्हाट इट मीन्स। A से A इंटरसेक्शन B हटा दो, दैट इज़ A माइनस बी। So which element was common? The common element was, what was common in between in these two? 12 कॉमन था, तो 12 हटा दिए एंड बाकी सारे एक के एलिमेंट्स लिख दिए। वैसे A माइनस सी करने, तो A में जितने एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए, और उसके बाद C में जितने एलिमेंट्स इससे कॉमन है वो सारे हटा दिए, दैट इज़ A माइनस सी। A माइनस डी, सो A में जितने एलिमेंट्स हैं जो कि D में नहीं है वो सब लिख देना है। सो दैट इज़, ऐसे ही करके ये सारे हमारे इस 9th प्रॉब्लम में सॉल्व करना है। फिर दैट इज़ द 10th प्रॉब्लम। And this is again, if x is equal to set of A, B, C, D, literally the same thing, not literally the same thing but exactly similar। y हो गया f b d g, तो फिर x माइनस वाई क्या है? A इसमें है, इसमें नहीं है। b इसमें है, इसमें भी है, हटा दो। c इसमें है, इसमें नहीं है। d इसमें है, इसमें भी है, हटा दो। दैट्स x माइनस वाई। y माइनस एक्स क्या है? f इसमें है, इसमें नहीं है। b इसमें है, इसमें भी है, नहीं चाहिए। d इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं चाहिए। g इसमें है, इसमें नहीं है, दैट्स y माइनस एक्स। x इंटरसेक्शन y, दोनों में कॉमन क्या है? b और d है। और जैसा कि मैंने बोला था कि x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y और ऑलवेज म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, इनके बीच कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे, बाय देयर वेरी
definition. Question 11 is, if R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? ये रियल नंबर का सेट है, ये रैशनल नंबर का सेट है R माइनस क्यू. R माइनस क्यू का क्या मतलब हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल दोज नंबर्स जो कि रियल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं लेकिन रैशनल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करते. मतलब हर वो नंबर जो कि एक रियल नंबर है लेकिन रैशनल नंबर नहीं है. तो वो कौन से रियल नंबर्स हैं जो कि रैशनल नहीं है? वेल, इरैशनल नंबर्स. तो ये हो गया सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स. फाइनली 12th देखते हैं. स्टेट whether each of the following statement is true or false, justify your answers. तो यहाँ पे दो सेट्स लिखे हैं 2 3 4 5 3 6 और द स्टेटमेंट इज कि सेट दिस एंड सेट दिस आर डिसजॉइंट सेट्स. तो जैसे 3 दोनों में कॉमन है तो ये सेट डिसजॉइंट नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. वैसे ही AEIOU और ABCD द स्टेटमेंट इज कि दिस एंड दिस आर डिसजॉइंट. डिसजॉइंट नहीं है, क्यों? A दोनों में कॉमन है. फिर है 2 6 10 14 और सेट B है 3 7 11 15. द स्टेटमेंट इज कि दिस सेट एंड दिस सेट आर डिसजॉइंट. कोई एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है, मतलब ये सच में डिसजॉइंट सेट्स हैं. और द फोर्थ बीइंग द सेट 2 6 10 एंड द सेट 3 7 11 आर डिसजॉइंट. कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है, मतलब ये सच में डिसजॉइंट है. सो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू. और ऐसे ही हमारी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है. तो इस वीडियो में हम लोगों ने 2 सेक्शंस वेन डायग्राम्स और ऑपरेशंस और सेट्स ख़त्म कर दिया और एक्सरसाइज 1.4 पूरा सॉल्व कर दिया. इसके बाद दी ओनली थिंग दैट इज़ लेफ्ट इन दिस चैप्टर इज़ की एक्सरसाइज 1.5 और उसके सारे रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद the miscellaneous exercises, and that will be done with set theory. That is all for this video of mine, and thanks to all the viewers.